दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। अभी आने वाली एसएससी जीडी की वैकेंसीज को देखते हुए आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के उसके सॉल्यूशंस के बारे में आपसे बात करेंगे। ये सीरीज न केवल नए विद्यार्थियों के लिए बल्कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है जो अपनी तैयारी को पूरा कर चुके हैं और वो ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि वो तैयारी के किस स्टेज पर है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी उसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर उसी टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम एसएससी जीडी के 10 जनवरी 2023 के पेपर के बारे में, जो 9 बजे से 10 बजे के बीच में पूछा गया था। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? पहला सवाल हमसे कह रहा है, औसत चाल का सवाल है और औसत चाल बराबर हमको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हम औसत चाल की बात करेंगे तो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो औसत चाल होती है वो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस सवाल में हमें दे रहा है 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों की चाल दी गई है और दूरी दी गई है। अब दूरी तो हमें मिल जाएगी कुल दूरी, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। तो समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर हो जाता है दूरी बटे, अब देखिए यहां पर दूरी कितनी है 20, चाल कितनी है 5। तो अगर मैं समय की बात करूंगा तो 5 का भाग दे दीजिए, यहाँ समय 4, ये 15 है, ये 3 है, 3 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 5। 10 और 2, 2 का भाग दे दीजिए, ये भी कितना 5। 24 और 4, 4 का भाग दे दीजिए। अब अगर मैं कुल दूरी की बात करूं तो 20, 15, 10 और 24 है और जो कुल समय लगा है वो है 4, 5, 5 और ये 6। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30, 30, 30, 30 और 15 45, 4 49 और 20 69। और अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 6 4 10, 5 5 10, मतलब कितना हो जाएगा 20। अब अगर इसे भाग देना है तो आप जीरो को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव। अब अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 दशमलव 4 5, और यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी औसत चाल के बारे में बात की जाएगी तो आपको कुल दूरी और कुल समय निकालना है। अब अगर समय दिया हुआ है वेल एंड गुड, लेकिन अगर समय नहीं दिया गया है, बात दूरी और गति की गई है, तो समय आपको अलग से निकालना पड़ेगा और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले आप समय निकाल लीजिए, दूरी को जोड़ लीजिए, समय को जोड़ लीजिए, दोनों का भाग दे दीजिए, आपकी औसत चाल आपके सामने होगी। सवाल आपका हल हो चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे ये कह रहा है 5x माइनस 2y अनुपाते x माइनस 2y बराबर 9 अनुपाते 17 है, तो 9x बटे 13y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको अलग से फाइंड करनी है। अब अगर मैं रेशियो के फॉर्मेट में ही देखूं, यहाँ और यहाँ का गुणा होगा, यहाँ और यहाँ का गुणा होगा, मतलब अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मामला कुछ ऐसा हो, इधर 3x हो और इधर मान लीजिए कितना है 2x है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं घट जाते। लेकिन अगर मामला ऐसा हो यहाँ 3x हो और यहाँ माइनस 2x हो, ये दोनों जब एक तरफ आएंगे तो जुड़ जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। मतलब अगर मामला सेम चिन्हों का है, अगर साइन सेम है, बराबर के एक तरफ है एक दूसरी तरफ है, तो दोनों आपस में घटते हैं, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो दोनों आपस में जुड़ते हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूं तो यहां देखिए कितना हो जाएगा 17 पन्ना 85x माइनस 34y बराबर 9 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा ये 9x माइनस 18y। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 76x, और ये दोनों भी माइनस माइनस है तो ये भी आपस में घटेंगे, ये कितना हो जाएगा 16y। यहाँ पे आपको और ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो x इज टू वाई बराबर कितना हो जाएगा, x इज टू वाई बराबर हो जाएगा 16 अनुपाते 76,
4 से दोनों कट रहे हैं, 4/19। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 19 है। आपसे पूछा गया है 9x/13y, दोनों की वैल्यू आप पेस्ट कर दीजिए। 9 गुणे 4 और 13 गुणे 19, वैल्यू हो जाएगी 36/13 नहीं है 117, 13 एकम 13 और 11 24, 36/247 आपका उत्तर होगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये वाली लाइन भी करने की आवश्यकता नहीं थी, पहले की दो एक लाइन देखिए, 17×85 और 9 एकम 9। अब देखिए 85 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, 76। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ठीक इसी तरीके से 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18, दोनों माइनस माइनस है, ये दोनों भी घट जाएंगे, तो 34 में से 18 जाएगा, 34 में से कितना जाएगा, 18 जाएगा, तो कितना बचेगा, 16। मतलब x/y की वैल्यू हो जाएगी 16/76। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो कुछ नहीं है, इसको चाहे तो आप, अगर जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x - 2y बटे x - 2y बराबर कितना है, 9/17। यहाँ पर क्या होता है, तिर्यक गुणा। ऐसे आप गुणा कर लेंगे, यही डाटा आपका सामने आ जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और उसे 10% की हानि हो। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। जब बात इस तरीके की होती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छूट मिलती है अंकित, लाभ और हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, और इससे आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात नहीं। बात को समझिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो छूट है, छूट वो हमेशा किस पर मिलती है, वो मिलती है एमपी पर। जो लाभ और हानि है वो हमेशा किस पर होता है। अब कोई वस्तु की कीमत सपोज 100 रुपए है, अगर मैंने उसे 10 रुपए छूट दे दी तो जो सामान बिकेगा कितने का, ये 90 रुपए आपका विक्रय, मतलब अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक सामान 80 रुपए का था, उसमें मैंने 10% लाभ ले लिया, मतलब वो सामान 88 रुपए का बिक गया, तो वो 88 रुपए विक्रय मूल्य है। मतलब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य कहलाता है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब एमपी पर छूट के बाद मूल्य बराबर होता है टीपी पर लाभ और हानि के बाद। अब देखिए यहां पर आपको बोल रहा है कि उसे छूट कितने की दी गई है, 20%। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम एमपी को भी 100% मान के चलते हैं और सीपी को भी 100% मान के चलते हैं। 20% की छूट मतलब 100 की कीमत पर 20 की छूट मिल गई, मतलब पूरा मामला कितने का हो गया, एमपी जो हो गया वो हो गया 80 का। अब क्या बोल रहा है, उसे 10% की हानि हो गई। अगर 10% की हानि हुई मतलब 100 का सामान उसने 90 में बेच दिया, अगर 10 का लाभ होता तो उसे तो 10 में बेचता, मतलब जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 90 सीपी। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि MP/C बराबर हो जाएगा 90/80, मतलब आप कह सकते हो कि 9/8। अब यहाँ पर देखिए आपको 72,000 रुपए, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 70,000। अगर यहां से यहां तक का सफर देखेंगे तो वास्तव में इसमें कितने का गुणा हुआ है, 8,000 का। तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा, 8,000 का। मतलब ये सामान जो खरीदा गया था वो कितने में खरीदा गया था, 64। देखिए सामान था 72,000 रुपए, उस पर कीमत लिखी गई थी, खरीदा वो वास्तव में कितने का गया था, 64,000 रुपए का। अब सवाल में एक ट्विस्ट है, सवाल में ट्विस्ट ये है, उसे 440 रुपए का लाभ चाहिए। लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। मतलब इसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 64,000 और प्लस 440, मतलब 64,440 रुपए, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य तो अभी भी 72,000 रुपए का है, 72,000 का सामान था, उसे 64,440 रुपए में बेच दिया गया। तो छूट कितने की दी गई, तो छूट जो हमारे भाई दी गई है वो दी गई है 72,000 - 64,440,
अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 72,000, ये 64,000 है, 64,000 से ज्यादा है तो 72,000 में आप 65,000 घटाइए, कितना आ जाएगा 7,000। 1,000 में 440 घटेगा, 440 400 से ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 500, और इसको 100 बनाने के लिए जरूरत कितने की है 7,560 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछा गया है ये प्रतिशत में, छूट हमेशा दी किस पर जाएगी अंकित मूल्य पर। छूट दी कितनी गई है 7,560 रुपए, लेकिन हमें इसे प्रतिशत में निकालना है। तो ये जो छूट का जो प्रतिशत होगा, छूट प्रतिशत वो कितना हो जाएगा 7,560 बटे 72,000 और गुणे कितना 100, एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, 4 से दोनों कट जाएंगे, ये 18 और ये कितना 7 एकम 7, 7 अठे 56, फिर 2 से कट जाएगा 7,560 रुपए, 4 से काट रहे थे मैंने 7 से काट दिया, सॉरी, यहीं पे ले लेते हैं बटे 72,000 और गुणे कितना 100, एक दो एक दो, एक से एक कैंसिल, ये हो गया 18, ये 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 नहीं है 36, 18 का भाग देंगे तो 18 एकम 18, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 10.5%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, क्योंकि सवाल अगर आप देखें 20 की छूट 10 की हानि, 20 की छूट मतलब 80, 10 की हानि मतलब 90, मतलब रेशियो 9:8 का है। अगर 9 की वैल्यू 72,000 है तो 8 की वैल्यू 64,000 होगी, मतलब 72,000 का सामान था जिसे 64,000 में खरीदा गया था। अब उसमें 440 का लाभ हुआ, मतलब सामान बेचा कितने में गया 64,440 रुपए। छूट कितने की दी गई है 7,560 रुपए की। छूट का प्रतिशत आपको निकालना है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा, 7,560 बटे 72,000 गुणे 100, आंसर हो जाएगा 10.5%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, व्यय 75,000 है, उसकी आय में 18, व्यय में 12, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। यहाँ मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक थंब रूल बताता हूँ। पहला, अगर परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे करके प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाती है, आंकड़ों का प्रयोग कभी नहीं, चाहे वो प्रतिशत में दिया गया हो चाहे वो अनुपात में दिया गया हो, मतलब प्रतिशत और अनुपात दे करके अगर अनुपात और प्रतिशत की बात की जाए तो आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखनी। अब यहाँ बात हो रही है आय व्यय और बचत की, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आय बराबर होता है व्यय धन, अब आपको सवाल में क्या दिया गया, आय उसकी कितनी है 95,000 रुपया, व्यय उसका कितना है 75,000 रुपया। अब देखिए 95,000 वो कमा रहा था, 75,000 उसने खर्च कर दिया, मतलब उसने बचाए कितने हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर, अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, 5 से काटेंगे तो ये 4, ये 15 और ये कितना हो जाएगा 19, मतलब 19 बराबर है 15 धन 4, ये रेशियो गया। अब आपसे सवाल में बोल रहा है कि आय में 18 की वृद्धि, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, आय में 18 की वृद्धि, व्यय में 12 की वृद्धि, और इसकी वृद्धि आपसे पूछे, लग गया सवाल। अगर मैं इसको हल करूंगा, देखिए जब कभी भी ऐसा गुणा आ जाए तो आपको करना क्या होता है, मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो मैं 360 में से किसको घटा दूं, सॉरी हाँ 360 में से मैं 18 को घटा दूं, और 360 में 18 घटेगा तो 42 बचेगा। अब 360 कैसे आया, 19 को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 1, और इसमें गुणा करना है 18 का, गुणा करेंगे तो 360 माइनस 18 हो जाएगा, हल करेंगे तो हो जाएगा 342, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 342, 12 में 15 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180 और प्लस 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 142 माइनस 180। अब देखिए 180 घटाना, मैं 180 नहीं घटाऊंगा, मैं 200 घटाऊंगा, 362 में से 200 घटा देंगे, 20 यहाँ दिया तो 20 यहाँ भी दे दिया, 362 में से 200 घटा देंगे तो बचेगा 162, तो x की वैल्यू हो जाएगी 162 बटे 4, तो 4 चौके 16, भाग जाएगा नहीं, दशमलव 4 पंचे 20, उत्तर आ जाएगा 40.5%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ पर बेसिक चीज ये थी कि अगर डाटा ऐसा है जिसे रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हम उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो परसेंटेज निकालने के लिए अब यहाँ पर अगर सवाल आप ऐसे लगाएंगे कि 95,000 का 18%, फिर 75,000 का 12%, दोनों को घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसका 20,000 रुपये आप पहले इंक्रीज निकालेंगे और फिर उसका परसेंटेज। सवाल बहुत लेंदी हो जाना है। सीधा सीधा आपको सवाल को इस तरीके से लगाना है और इसी तरीके के बहुत सारे सवाल प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के टॉपिक में डले हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे देख भी सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी, मतलब ये आपका क्या है? 4,35,000 में बेची, मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। उसका लाभ प्रतिशत कितना? देखिए 3,50,000 में खरीदा है, 4,35,000 रुपए में बेचा है, मतलब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, निश्चित तौर पर लाभ होगा। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सवाल में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर 3,50,000 रुपया, और जो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 4,35,000। तो इसका जो लाभ है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और ये कितना है भाई? ये है 4,35,000 में से कितना घटाना है? 3,50,000 रुपए। अब यहां भी मैं आपको बोल रहा हूं 4 लाख में से सीधे आप 3,50,000 घटा दीजिए, 50,000 बचेगा, 35,000 इसका बचा हुआ है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85,000। अब देखिए लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मतलब लाभ आपका हुआ है 85,000 रुपए, क्रय मूल्य है आपका 3,50,000 रुपए, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 5 सते 35, ये कितना हो जाएगा? 170। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 24.28। अब आपको क्या निकालना है? एक स्थान तक 24.28 को आप 24.3 कह सकते हैं। तो आपके सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा 24.3%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेसिक सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं वो उनको शुरुआत ही यहां से कराई जाती है। डाटा थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग निकालना है। तो पहली बात तो ये होती है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी ऐसे बोलते हैं इसको, ये होता है 2πr/h, और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πr/r+h। मतलब आपको आवश्यकता है r की। r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? ऊंचाई है। आपको दिया क्या है? आपको दिया गया है व्यास। d बराबर कितना दिया गया है? 14। तो r हमेशा क्या होती है? इसकी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी? 7। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू कितनी दी गई है? तो अब आप सवाल में देख लीजिए, आपको निकालना है 2πr/h प्लस 2πr/r+h। अब यहां से आप 2πr को अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 2πr, यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा r+h। ये आपका सवाल है। अब पाई की वैल्यू को उसने खुद ही बोल दिया कि 22/7 यूज करना, कुछ मत करिए। 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू 7, 2 + 7 + क्या, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये हो गया 2 गुणे 22 और गुणे 7, 2 9 2 11। अब इसको मैं कर क्या सकता हूँ? इसको मैं अगर अपने हिसाब से करूंगा तो ये हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 484। मैंने किया क्या? इस 22 में से 2 मैंने इधर दे दिए,
11 मैंने इधर दे दिया और 11 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 121 और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। वास्तव में अगर मैं देखूं, देखिए बेलन कैसा होता है, ये है बेलन, ये है वृत्त, ये भी है वृत्त, ये है आपका बेलन। तो जब आपको केवल इसकी और इसकी क्षेत्रफल निकालना होता है, क्योंकि ये पूरा गोल होता है, अगर आप इसे फैला दो ये कैसे बन जाएगी, अगर मैं इसको छोड़ दूं और इसको छोड़ दूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि घरों में टंकियां बनती हैं या ड्रम बनता है, वास्तव में वो बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब उसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर होता है, इसे बोलते हैं प्रिज्म। तो यहां पर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब जो सी एस ए है वक्र पृष्ठ, ये हमेशा बराबर होता है आधार का परिमाप और गुणे क्या होता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त है तो जो इसका परिमाप है वो कितना होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी h, इसलिए फॉर्मूला कितना बन गया 2 पाई आर एच। लेकिन जब बात मैं संपूर्ण पृष्ठ की करता हूं, संपूर्ण पृष्ठ मतलब होल सरफेस एरिया, जब इसकी बात होती है तो इसमें ये वक्र पृष्ठ तो शामिल ही होता है, ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं, और जब ये दोनों शामिल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सी एस ए तो रहेगा ही, चूंकि ये दो हिस्सा है, तो प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 पाई आर एच है, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर यहाँ पे भी है, यही 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचा h और यहां से कितना बचा r, इसलिए ये बचता है। ये मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूं, सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अभी तक हमने प्रिज्म में जो चीजें पढ़ रखी है वो है घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, बेलन, गोला, और सबसे लास्ट में पिरामिड में हम पढ़ते हैं शंकु, अलग अलग फॉर्मूले। लेकिन कभी आप कल्पना कीजिए कि सवाल इस तरह का आ जाए कि एक टंकी है और उस टंकी का जो आधार है वो समकोण त्रिभुज, ऊंचाई इतनी है, आधार इतना है और लंबाई। अब यहां क्या हुआ, ये ना तो घन में है, ना तो घनाभ में है, ना तो बेलन में है, ना तो शंकु में है, फिर आप इसको क्या, तब हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी आधार हो, आधार अगर वृत्ताकार है तो हम वृत्त का परिमाप लेंगे, आधार अगर त्रिभुजाकार है तो हम त्रिभुज का परिमाप ले लेंगे। आयतन के लिए जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, जब आयतन की बात करते हैं तो आयतन बराबर हो जाता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे, इसीलिए जो बेलन है उसका आधार क्या है, आधार है ये वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आयतन कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। घन का, घन क्या है वर्ग है, वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर, चूंकि उसकी ऊंचाई भी ए है इसलिए वो कितना हो जाता है ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब एक का क्यूब। तो ये चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है, इससे आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने अपने वीडियो में क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की चर्चा नहीं की है, लेकिन जैसे ही हम 2D की बात करेंगे, 3D की बात करेंगे, वहां पर आपको ये सब कुछ डिटेल में मिलने का काम होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी। अब देखिए बाद का डाटा दिया हुआ है, पहले का डाटा पूछ रहा है, ये भी परसेंटेज का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, अगर बाद का डाटा देके पहले का डाटा पूछा जाता है तो पहले की वैल्यू को हम x, और अगर पहले का डाटा देके बाद का डाटा पूछा जाता है तो हम सवाल को सीधे सीधे लगा दें। क्योंकि यहाँ पर पहले का पूछा गया है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या को मैं कितना मान लूंगा x मान लूंगा, 3% बढ़ रही है मतलब 103/100 और गुणे 103/100, और ये बराबर कितना हो रहा है 21,200।
18। अब यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डाटा दिया गया है वो कटेगा जरूर। अब 103 का स्क्वायर तुरंत आप निकाल सकते हो। 103 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये धन 3, 3 त्रिकाई 9, 0 9, और अगर इसका कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 106। अब देखो आप, अगर इसको आप देखोगे तो ये 8 है, ये 9 है, मतलब सीधा सीधा अगर मैं 2 का गुणा करूं, 2 9 18, 2 6 12 और 2 1, देखिए यही डाटा आ गया। मतलब अगर मैं इन दोनों से इसको कैंसिल करूंगा तो कितनी बार आएगा? 2 बार। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 तो है ही, 2 0 इसके और 2 0 इसके, वैल्यू हो जाएगी 20,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर और क्यूब करने का जो तरीका है वो तुरंत पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या मिलता है? अभी आप देखिए, या तो फिर इस सवाल को हम ऐसे लगाते कि 21,218 में पहले हम किसका भाग दे देते? 103 का। अब 103 का भाग देते, ये 2 बार जाता, ये आ जाता 206, 6 बचता, 61 भाग जाता नहीं, 618, 6 बार देते, ये कितना हो जाता? 618, ये कट जाता। अब दोबारा जब 103 से 206 का भाग देते तो 2 ही आ जाता। और अगर डायरेक्ट मुझे पता है तो मुझे पता लग गया कि 10609 इसका वो है, और चूंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इकाई में 2 है, मतलब 9 में 100% 2 का मल्टीप्लाई है। 2 का मल्टीप्लाई मैंने जैसे ही किया, आंसर मेरे सामने आ गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक्स ने 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन, 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, मतलब उसने 24 पेन खरीदी। यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ? उसने कितनी पेन खरीदी है? 24 पेन खरीदी। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस चाहिए। अगर मैं बात करूं, कितनी बात करूं एक पेंसिल की, तो एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 180 रुपए में उसने 40 पेंसिल खरीदी, 2 से 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 दूनी 4, 9/2 रुपए कह सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 4.5 रुपए, 9/2 कह लीजिए चाहे। और अगर मैं बात करूं पेन की, तो एक पेन की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? यही 180 रुपए में 2 दर्जन, मतलब 2 गुणे 12 ये खरीदा है। 6 दूनी 12 हो गया, ये कितना हो गया? 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15/2 रुपया, या इसको मैं कह सकता हूँ 7.5 रुपया। अब इन दोनों को आप घटा दीजिए, आंसर कितना है? या तो आप इसमें से अगर इसको घटाना चाह रहे हैं, 15/2 माइनस 9/2, दोनों का आधार समान है ही, तो 15 में से 9 गया 6, तब भी उत्तर कितना आ जाएगा? ऑप्शन गलत है तो आप 3 कर लीजिएगा, तो आप 4 कर लीजिएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। अगर यहीं पर आपसे प्लस पूछ लिया हो तो दोनों का संयुक्त मूल, दोनों का संयुक्त मूल कितना हो जाता? 7 4 11 और 1 12। यहां से भी करते हैं 15 9 24, 24 में से 2 का भाग, तो कितना हो जाता? सवाल में कुछ ऐसा था नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी? अब देखिए, अगर मैं इसको देखूं, कितना आसान सा सवाल है। भोजन पर 45%, वृद्धाश्रम पर 5%, मतलब उसका जो टोटल खर्च हो गया ये कितना हो गया? 50%। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 28,500। टोटल आय को हमेशा हम कितना मानते हैं? 100%। कितने का गुणा हो रहा है? 2 का। यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। उत्तर हो जाएगा 57,000 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी दिक्कत तब आती है जब सवाल में आपसे बोलता है शेष का 5%, शेष का 20%, डाटा थोड़ा सा बड़ा दे देते। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के टॉपिक को अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें डिटेल में मिलने का काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोल रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में, बी उसी को 8 दिनों में, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग में ज्ञात करें जिनमें
ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़ के एक दिन उसका साथ दें और पहले दिन ए अकेला पेंट करे। सवाल में आपको बोल रहा पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए भी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा। इस तरह की चलने का काम हो। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, ए ने कितने दिन में करा। अगर मैं टाइम की बात करूं ये है ए बी और सी। टाइम कितना है, ए कितने दिनों में कर सकता है भाई, ए कर रहा है 12 दिनों में। बी कितने दिनों में, तो बी कर रहा है 8 दिनों में। सी कितने दिनों में, तो सी 10 दिनों में। तो टोटल वर्क होता है वो होता है इनका एलसीएम। 12, 8 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 120। मतलब टोटल काम कितना था 120। अब देखिए 120 काम 12 दिनों में कर रहा, मतलब एक दिन में कितना काम होगा 10। 120 काम 8 दिनों में, तो 120 में 8 का भाग दे दिया 15, 120 में 10 का भाग दे दिया 12। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन। अब देखिए ए का एक दिन का काम है 10, बी का एक दिन का काम है 15, सी का एक दिन का काम है 12। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ए अकेले काम किया है, बाद में दो लोगों ने काम किया। एक के काम को अगर मैं अलग कर दूं, मतलब ये 120 माइनस 10 कर दूं, तो अब बचेगा कितना 110 का। और यहाँ देखिए ए बी का काम कितना हो जाएगा, तो ए बी का काम जो होगा, ए बी का काम जो होगा वो होगा 10 प्लस 15 बराबर 25। और ए सी का जो काम होगा वो कितना होगा 10 प्लस 12 बराबर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ये तो लगातार काम, बी और सी एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। तो बी और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 और 12 27। 27 काम 2 दिनों में हो रहा है, और ये 10 दूनी 20 काम 2 दिनों में करेगा, मतलब टोटल काम हो रहा है 45। कितने दिनों में, अगर आप ऐसे बोलो तो अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं 2 दिन बराबर कितना काम होगा 47। अब देखिए अगर मैं इस 110 में 47 का अगर मैं भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा। देखिए दो तो मैं अगर एक यूनिट मान लूं तो 2 यूनिट काम होगा, और प्लस काम बचा प्लस 16 काम। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 2। एक दिन आपके पास ए का पहले से है, और 16 काम अब ए भी करेंगे 16 बटे। मतलब सवाल क्या रहा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और ये कितना हो जाएगा दशमलव। ये आपका उत्तर है। लगभग में आपको निकालना है तो उत्तर कितना हो जाएगा 1। इस तरह के सवालों में जब छोड़ छोड़ के काम करने की बारी आती है, सवालों को हम एक यूनिट, ए और बी ने मिलके 10 और 15 25 काम, बी और सी ने मिलके 10 और 12 22 काम किया। मतलब दोनों ने एक दिन ए बी ने किया, एक दिन ए सी ने किया, दोनों ने मिला करके कितना काम किया 47 का। और ये 47 काम इन्होंने कितने दिनों में किया 2 दिनों में। टोटल जो बचा हुआ काम है, ए को मैंने पहले से अलग क्यों कर दिया, ए को पहले से अलग करने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि ए को हमने पहले से अलग कर दिया है क्योंकि ए अकेला काम कर रहा था। अब जब ए अकेला काम कर रहा था तो उसके वर्क को आप अलग निकाल दीजिए, बाद में ये यूनिट। तो इस तरह से सवालों को जो डील करने का तरीका है वो ये रहता है, जब कभी भी जो बारी बारी से काम करने की बारी आती है तो उसको हम यूनिट में कन्वर्ट करके लगा लेते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर रही हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में। 8 बच्चे उसी काम को 8 से 8 कैसे 5 दूनी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक महिला का काम 2 बच्चों के बराबर है। मतलब एक महिला जितना काम करेगी उतना ही काम 2 बच्चे करेंगे। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। जब एक महिला का काम 2 बच्चे के बराबर है तो 2 महिलाओं का काम कितने बच्चों के बराबर होगा 4 बच्चे के। और 4 बच्चे ये और प्लस 4 बच्चे ये मिलाकर के कितने बच्चे हो गए 8 बच्चे। और 8 बच्चे काम को कर कितने दिनों में रहे हैं 10 दिनों में। और यही आपके सवाल का जवाब है। बहुत ही सिंपल सा सवाल। देखिए आप ये देख रहे होंगे कि अभी तक केवल 2 ही सवाल थे जो कैलकुलेटिव थे।
एक सवाल वो जिसमें 440 रुपए का लाभ हुआ था, दूसरा सवाल वो जो इसका टाइम एंड वर्क वाला, तो छोड़ छोड़ के काम करने। बाकी सारे सवाल ऐसे थे कि आप विद इन सेकंड्स इनको हल कर सकते हैं। इस सवाल में देखिए, एक 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, इन्होंने एक काम को किया, ठीक उसी काम को 8 बच्चे 10 दिनों में कर रहे हैं। यहां से आपको निकल गया कि एक महिला का काम 2 बच्चों के काम के बराबर है। अब सवाल में जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था 2 महिलाएं और 4 बच्चे। तो एक महिला अगर 2 बच्चे के बराबर कर रही है तो 2 महिला कितने बच्चों के बराबर करेगी? 4, और 4 बच्चे और हैं, तो 4 और 4 बच्चे कितने हो गए? 8। और सवाल में पहले ही दिया हुआ कि 8 बच्चे काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। 8 बच्चे कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में। सवाल केवल इतना ही था। बात कर लेते हैं अगले सवाल। देखिए, चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती लगाने के 2 तरीके। पहला ये है √6, √8 समानुपाती, √21 अनुपाती चतुर्थानुपाती। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, चतुर्थानुपाती बराबर होता है वो होता है BC अपॉन, ये बनता कैसे है? अंत पदों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8, 21 अपॉन √। अब देखिए √8 को, √8 का मतलब कितना होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये 2 तो बाहर पेयर बन गया। √21 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 7। और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2। अब देखिए यहां से ये 2 पहले ही बाहर हो गया। अब ये बचा 2√2, ये बचा √3, ये बचा √7, और नीचे है √2 और √3 से √3 कैंसिल, √2 कैंसिल। आपके पास जो बचा वो बचा 2√7, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कुछ भी नहीं था, चाहे तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लीजिए और चाहे तो आप इसको सेट करने के बाद कर लीजिए। जब कभी भी चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तो हमेशा ही चौथे अनुपात की वैल्यू हम कितना रख लेते हैं? x। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा टाइम एंड स्पीड का है। सवाल आपको क्या कह रहा है? एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? यहां पर सवाल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कितना समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा, मतलब 5 घंटे से ज्यादा कितना लगेगा? तो यहां पर बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर गति आधी हो रही है तो टाइम डबल हो जाएगा। टाइम डबल हो जाएगा मतलब टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 5 का 10, और 5 घंटे जब उसने ज्यादा पूछा हुआ है तो डबल हो जाएगा, तो 10 में से 5 को घटा देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 5 घंटे। सवाल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं वास्तव में है क्या। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल क्या है? 240 किलोमीटर 5 घंटे में, मतलब इसकी चाल कितनी है? 48। अब इसको अगर आधा कर दिया जाए तो 48 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 किलोमीटर। ये है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, अब यही जो चाल अगर इससे करनी है तो 240/24 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घंटे। 5 घंटे उसको पहले से लग रहे थे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5 घंटे। और वैसे भी एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब कभी भी चाहे इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, खर्च, ये 3 चीजें बहुत काम की हैं। खर्च बराबर होता है कीमत गुणे भार, मतलब एक्सपेंस इज इक्वल टू होता है रेट इनटू। ठीक इसी तरीके से टाइम इज इक्वल टू होता है, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू, और ठीक इसी तरीके से डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू। अब यहां पर देखिए कि ये चीज इन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर एक्सपेंस समान है तो रेट और वेट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। वेट समान है, वो वर्क समान है, तो टाइम और इफिशियंसी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। डिस्टेंस समान है तो टाइम और स्पीड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। यहां पर दूरी समान है, यही 240 किलो। अब क्या बोल रहा है? गति को क्या कर रहा है? वो आधी, मतलब गति क्या हो गई?
गति पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई, ये स्पीड की बात है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। आपसे अधिक ही तो पूछ रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है 5 घंटे, तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 घंटे। यही आपके सवाल का जवाब है। और अगर आपसे पूछा गया होता कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये हो जाता 5 गुणे 2, मतलब कितना हो जाता 10 घंटे। मतलब सवाल में कुछ भी था नहीं, सवाल आप केवल देख करके टिक कर सकते थे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40 की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। पुराना सवाल है 2400 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बस कितना क्रय मूल्य भुगतान करें। यहां पर तो सवाल बहुत इजी हो गया, वहां पर तो उसने बोला था 440 का लाभ भी देना है। अब मैंने आपको बताया ही 40 की छूट देता है, 40 की छूट देता है मतलब एमपी कितनी हो जाएगी 60, और 20 का लाभ कमाता है मतलब सीपी कितनी हो जाएगी 120। अब अगर मैं देखूं एमपी इज टू सीपी की वैल्यू अगर आप करो, रेशियो अगर आप निकालोगे काटोगे तो ये 1, तो ये कितनी, तो अब सवाल में बोला 2400 रुपए अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य इसका ये है, कितना है 2400 रुपए, मतलब इसमें कितने का गुणा हुआ है 1200 का, इसमें भी आप 1200 का गुणा कर दीजिए, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1200। और आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य कितना भुगतान करता है, आंसर हो जाएगा 1200, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसको मैंने डिटेल में इसलिए नहीं लिया कि सेम यही सवाल आपके पहले आ चुका है, उसमें और भी आगे डाटा था कि इतने रुपए लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक व्यक्ति एक स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मतलब जाने और आने की जो दूरी है, जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि दूरी समान हो, हमेशा एक मान, गया 1 किलोमीटर आया 1 किलोमीटर, कुल दूरी की 2 किलोमीटर। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दूरी और ये सब अलग दिया गया हो तो औसत चाल बराबर होता है 1 प्लस दूरी 2 प्लस दूरी 3 प्लस सेम बटे, अब आपको क्या दिया चाहिए, चाल निकालना, दूरी बटे समय चाहिए, लेकिन ये दिया ही नहीं होता। दूरी 1 बटे चाल 1 प्लस दूरी 2 बटे चाल 2 प्लस दूरी 3 बटे चाल 3। और वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ए बी अपॉन ए प्लस, वास्तव में ये भी यहीं से बना है। अगर मैं इसको देखूं तो अगर दूरी समान है तो 2 1 बटे ए अपॉन 1 बटे बी का एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, यहां से कितना बचेगा बी प्लस ए, ये ए बी ऊपर चला गया तो 2ab अपॉन ए प्लस। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 64, बी की वैल्यू कितनी है 16, उत्तर कितना हो जाएगा 2 गुणे 64 गुणे 16 बटे 64 धन 16, मतलब 2 गुणे 64 गुणे 16 बटे कितना हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, ये 20, 4 पंचे 20, ये कितना 16, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 128 बटे 5, ये कितना हो जाएगा 128 का डबल कर देंगे 56, 256, मतलब उत्तर हो जाएगा 25.6, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है ये तब के लिए है जब दूरी को 2 से ज्यादा हिस्सों में बांट दिया जाए। मान लीजिए कभी सवाल आपको ऐसा बोल देता है एक व्यक्ति अपनी कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांट कर सकता है, या एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार खेत की दूरी को क्रमशः तीनों भुजाओं को 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे, या वर्गाकार खेत की भुजाओं की दूरी को क्रमशः 40 60 80 और 100 किलोमीटर से तय करता है, तब यहां पर ये 2ab अपॉन a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि ये केवल तब के लिए है जब एक व्यक्ति एक स्पीड से जाए और दूसरे
जब वापस आ जाए, मतलब यहाँ को दूरी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। तब आप सिंपली इस फार्मूले को यूज कर लीजिए और ये फार्मूला आपके लिए सफिशिएंट। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमको कह रहा 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, 12, 18, 36 तथा 45 के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः एक साथ कब बजें? घंटी और बत्ती वाले सवालों में सबसे पहली बात होती है 12, 18, 36। इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। सेकंड में दिया गया है तो एलसीएम भी किस में आएगा? सेकंड में। और एलसीएम निकालने के लिए अब ये लाइन खींच के करने की आवश्यकता नहीं है। यहां हमें करना ये चाहिए, एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होती है और या उससे भी बड़ा हो। आप देखिए यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या, आप देखो 18 को देखो तो 18 दूनी 36, 12 त्याई 36, मतलब इन दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों का एलसीएम निकालना है। और इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 45। और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 5 नमा 45, मतलब पूरा मामला कितना है? 3 गुणे 3 में 5 का। अब देखिए अगर मुझे 36 बनाना है तो 9 तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको और कितना चाहिए? 4 चाहिए, मतलब इसका एलसीएम ये होगा। मतलब 45 में कितने का गुणा करना है? 4 का। 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, उत्तर कितना आ जाएगा? 180 से। ये एलसीएम की बात मैंने की है। तो एलसीएम निकालते समय आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होती है या उस संख्या से भी बड़ा होता है। अब अगर 4 संख्याएं हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि इन 4 संख्याओं में कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो बाकी संख्याओं को काट दे। अगर ये 45 भी मान लीजिए यहाँ पे 72 होता तो 36 भी कभी भाग चला गया होता 72 में, तो हम सिंपली इसका एलसीएम कितना ले लेते? 72। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पर 36 और 45 एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, इसलिए हमने इसको डिटेल में ले लिया। अब 180 सेकंड को आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अब देखिए आप, अब यहां पे देखिए 3 मिनट, 9 बजे तो ये ऑलरेडी सब सुबह बजी ही थी 9 बजे। यहां देखिए कितने मिनट का अंतर है? यहां पर है 8 मिनट का अंतर। यहां कितने मिनट का अंतर है? 10 मिनट का अंतर। यहाँ कितने मिनट का अंतर है? यहाँ पर है 6 मिनट का अंतर। और यहाँ कितने मिनट का अंतर है? तो यहाँ कितने मिनट का अंतर है? तो 5 मिनट का। अब इसमें आप 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। इसमें आप 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। इसमें आप 3 का भाग देंगे, चला जाएगा। इसमें आप 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। तो आपका उत्तर कितना है? तीसरा, 9:06। यहाँ मिनट और सेकंड वाले में ध्यान रखिएगा, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो हम किसका भाग देते हैं? 60 का। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। तो 180 सेकंड कितने मिनट के बराबर होगा? 3 मिनट के बराबर। हमने डिफरेंस देख लिया, ये 8 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ 10 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ 6 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ 5 मिनट का डिफरेंस है। और घंटी बजेगी कितने मिनट के बाद? 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद जिसमें 3 का भाग चला जाएगा वही आपका उत्तर है। हमारा भाग 6 में जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना है? 9:06। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, 80,000 रुपए की राशि 10% ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपए हो जाएगी? देखिए 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10/100। सीधे सीधे भी आप बोल सकते हो 1/, मतलब जो राशि है वो 10 से कितनी हो जाएगी? 10 से कितनी होगी? 11। कितने साल में? ये बात हो रही है एक, ये बात कितने की हो रही है? 1 वर्ष। अब अगर 2 वर्ष की बात करें हम तो 2 वर्ष का मामला 10 की घाते 2, 11 की घाते। 3 वर्ष की बात करूं मैं, 10 की घाते 3, 11 की घाते 3। ठीक है, ऐसे ही 4 वर्ष के लिए, ठीक है 5 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको खुद देखिए, मामला कितना है? आपकी जो राशि थी वो थी 80,000 रुपए, ये बढ़ करके कितनी हो गई है? 1,17,128। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? 2 से कट रहा है, 2 अंक देखोगे 4 से कट रहा है, 3 अंक देखोगे 8 एकम 8, 8 छक 48, 8 से भी कट रहा है। अब इसको आप काट लीजिए, 8 एकम 8, 1 2 4, और इसको आप देखोगे तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 5, 8 छक 48, 3, 8 चौके 32। अब यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं? 1 2 3 4।
मतलब ये पूरा मामला है 10 की घाते 4 का। मैं बगैर देखे कह सकता हूँ उत्तर कितना है, 4 वर्ष। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए 3 वर्ष की बजाय अगर ये 4 वर्ष होता तो 4 वर्ष में कितने जीरो लगते, 10 की घाते 4, और 10 की घाते 4 का मतलब कितना हो जाता, 1 के बाद 4 जीरो, और वही मेरा आया हुआ है। अब आप इसको अगर चेक करना चाहें तो ये कितना होना चाहिए, 11 की घाते 4। अब देखिए 11 का मतलब 11 गुणे 11 का मतलब कितना होता है 121, और फिर 11 गुणे 11 का मतलब कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे कह सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये कितना है 121, ये कितना है 121, मतलब 121 में 121 का गुणा करना है। अगर मैं इसको वर्ग करूं तो 121 धन 21 धन 21 इस 21 हम 441, ये 4 121 में 21 जोड़ देंगे 142, ये 4 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 146 41, और यही आपका आया हुआ है। मतलब हमारा जो उत्तर 4 वर्ष बिल्कुल सही है। आपको ये वाला डाटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी डाटा देगा मिलाकर, जब भी डाटा देगा मिला करके देगा। अगर यहाँ 10 की घाते आ गया है मतलब ये बात 100% है कि वहां 11 की घाते 4 आ जाएगा। मतलब ये सारा कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 4 वर्ष। यहाँ अगर 10 की घाते 3 आ गया होता तो 3 वर्ष, 2 आ गया होता तो 2 वर्ष। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, एक चीज को पिघलाकर अगर दूसरी चीज को बनाया जाता है, दोनों का जो आयतन है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर आपसे बोल रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु, मतलब जो शंकु का आयतन है वो किसके बराबर होना चाहिए, बनाया गया है बेलन के बराबर, तो बेलन का। अब शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई, तो R1 कर दो। यहां पर बेलन का आयतन कितना होता है पाई, तो R2 कर दो, और इसको अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाने की बात करूं, शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। ये कितना है 15, यहाँ देखिए 1 और 3 का रेशियो आता है, 15 और कितना की कर दिया है इसको, ऊंचाई इसकी बढ़ा दी गई 3 कर दी, मतलब 3 त्रिकाई 9 1, ठीक है। अब यहाँ पे खुद देखिएगा त्रिज्या जो आएगी, अब देखिए ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगी कैंसिल, इसकी आर कितनी है, ये कितनी है 9 का स्क्वायर, एच कितना है 15, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 3 गुणे R2 तो आपको निकालनी ही है, और ये कितना है 45। अब देखिए 15 दिया 40, और यहाँ पे ये कितना है, ये देखिए कितना है 9 गुणे 9 बराबर 3 गुणे R2 का स्क्वायर गुणे 3। अब ये 3 त्रिकाई 9, ये कैंसिल हो गया, तो R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, या R2 बराबर कितना हो जाएगा √9, मतलब कि, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है डी, मतलब क्या पूछा जा रहा है व्यास, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जो आपका जो बेलन शंकु था ये कितना था 15, अब पिघला करके उसको कितना बना दिया गया है, ऊंचाई का क्या बना दिया गया है बेलन। अब यहां पर आप देखिए जो बेलन होता है वो शंकु का कितने गुना होता है, यहाँ देखिए 1/3 है, और ये कितना है, ठीक है। अब ये अगर 15 था, ये अगर 45 है, तो यहाँ पे 3 तो आ ही जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, मतलब R2 का जो स्क्वायर है वो 9 है, तो R2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। सीधे सीधे आप लगा सकते थे, ये 15 और ये 3 कितना हो जाता है, ये 15 3 45 गुणे 3, मतलब ये कितना हो जाता 9, और इसका स्क्वायर होना था तो ये, और ये क्या हो जाता कैंसिल, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ जाती √9, आ जाता व्यास कितना हो जाता 6, यही आप, ठीक है। सवाल में आपको केवल इतना देखना है डाटा कैसे मैच। कभी भी एक बात ध्यान रखिए, एक चीज को पिघलाकर अगर दूसरी चीज बनाई गई है तो दोनों का आयतन समान ही होगा, क्योंकि वो उसी चीज से बना हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है। बेच रहा है मतलब बात किसकी हो रही है, विक्रय मूल्य।
उसका लाभ 18% है। लाभ कितना है? 18%। लाभ 18 है, क्रय मूल्य को हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। लाभ 18 हो गया, मतलब अगर प्रतिशत के रूप में मैं देखूं तो कितना हो गया? 118%। फिर आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। अब देखिए, हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 100%। सवाल में आपको दिया क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और प्लस क्या होता है? अब देखिए, क्रय मूल्य को आप हमेशा प्रतिशत में मानते हैं 100, लाभ कितना है? 18, मतलब ये कितना हो गया? 118%। और 118% की जो वैल्यू है वो दी गई है 2832 रुपए। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। ये हो जाएगा 2832 बटे 118। अब आप इसको काट लीजिए, देखिए किससे कटेगा? 2 पंचे 10, तो नहीं 18। अब इसको काटिए 50। 59 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब इसका भाग सीधे इसमें जाना चाहिए। 2832 में अगर मैं 59 का भाग दूंगा, 55 25 नहीं, 5 9 45 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार देते हैं। 4 निया 36, 4 पंचे 20 और 3 23, 13 में से 6 चला गया 7, 7 में से 3 चला गया 4, 472। 9 में कितने का गुणा करें कि 2 आ जाए? 2 नहीं 18, 3 नंबर 27, 4 नहीं 36, 5 नंबर 45, 6 नहीं 54, 7 नहीं 63, 8 नाम 72, 8 बार जाएगा। 8 नाम 72, 8 पंचे 40 और 7 47 कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? 48 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 48। 48 में 50 का गुणा, मतलब 2 का भाग, तो 24, 2 जीरो कर कितना? 2400 रुपए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। इतना सारा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बेसिक चीज ये है, अगर 18% लाभ बोल रहा है मतलब बात 118 की हो रही है। अगर 18% हानि बोल दिया होता तो बात 82 की हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये बात ध्यान रखिएगा। एक अंकी संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं उनका इकाई अंक या तो 1 होता है, या तो 3 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। बात हो रही है 40 से 50 के बीच। इनके बीच में इकाई अंक 40, 43, 43, केवल यही है। अब इसमें आप देख लीजिए 49 7 से सीधे सीधे कट रहा है। 41, 43 और 47 किसी से नहीं कट रहे हैं, मतलब टोटल कितनी संख्याएं हैं? 3। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी के एक पेपर को पूरे तरीके से हल किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सवाल को बताने के, केवल हल करने का नहीं बताना है, उसके पीछे के जो लॉजिक्स थे या उसी तरह के सवाल अगर दोबारा आपके सामने आ जाते हैं तो आप उन सवालों को बेहतर तरीके से और कम समय में हल कर पाए। मेरी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए